एरिया का एक्सपेंशन। और सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों ही एक के बाद एक लेंगे अपन, और उसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज है वो भी सीख लेंगे। ठीक है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, ये डायमेंशन L1, ये डायमेंशन L2। तो यदि हम इसका एरिया लिखें तो पहले तो लिखेंगे L1 L2, और यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, अज्यूमिंग कि ये नॉन क्रिस्टलाइन वाली चीज है जिसमें हर डायमेंशन में अल्फा सेम है। क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता, क्रिस्टल्स के अंदर अल्फा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। तो यहां पे अल्फा 1 और वहां अल्फा 2 भी आ सकता है एक्स वाई के अंदर। कभी इस पे सवाल आ सकता है जेई में, बढ़िया कि बच्चे रट लेते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि अल्फा सेम हो। बस एमोर्फस मतलब जिसमें हर डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक या कोई भी इस तरह की चीज। और एनआइसोट्रॉपिक मतलब कि जिसमें एक डायरेक्शन में कोई अलग तरह का वेरिएशन हो, दूसरी डायरेक्शन में अलग तरह का वेरिएशन। राइट, बस इतना सा। तो इसमें हो सकता है अल्फा अलग अलग हो, तो आप देख लेना, फिर अल्फा 1 और अल्फा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ू मैं आगे? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये L1 L2 को तो हमने A लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कुछ स्क्वायर आएंगे। स्क्वायर को हम खा गए क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, और हम इसको सिंपली 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा लिख देते हैं, और हम डिफाइन कर देते हैं उसको बीटा कई बार, और ऐसे भी लिख देते हैं बीटा डेल्टा थीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, इसी लॉजिक से आगे जाएंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, V1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। उसमें तीन टर्म्स को अपन ने इग्नोर किया, एक तो क्यूब आएगा, नहीं 2 टर्म को, है ना। अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे ना स्क्वायर वाली टर्म्स, सबको खा गया। राइट, कोई इसमें आपसे इस तरह की पागलपन की बात करने आ जाए कि ठीक है अल्फा तो छोटा होता है 10⁻⁻5 तक, डेल्टा थीटा बड़ा कर दूं तो वो पागल है। पहले ही बता दूं मैं, यदि ऐसी बात कर रहा है तो डेल्टा थीटा बड़ा करने का कोई मीनिंग नहीं है। इसी दुनिया के लिए फिजिक्स बनी है, मैथ्स की दुनिया के लिए फिजिक्स नहीं बनी है। डेल्टा थीटा प्रैक्टिकली 20, 25, 50 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा आप इमोशनल हो गए तो 1000 डिग्री सेल्सियस आते आते वैसे ही पिघल जाएगा। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला वैसे ही वैलिड नहीं रहता है क्योंकि अल्फा खुद वेरिएबल होता है, और छोटा मोटा वेरिएबल नहीं होता, बहुत सीरियस वाला वेरिएबल होता है। समझ में आ रही मेरी बात? अल्फा वैसे ही ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन मार के आया है। 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर तो अल्फा की शक्ल बदल जाती है। ठीक है, तो अल्फा खुद वेरिएबल है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है बड़े डेल्टा थीटा का। पागलपन की बात है, जबरदस्ती सवाल बनाने के लिए गलत फिजिक्स लगा रहे। राइट, ये काफी बड़ी बीमारी है सवाल बनाने के लिए गलत फिजिक्स लगाना। पक्का? तो इसलिए बड़े डेल्टा थीटा का मतलब है नहीं, और अल्फा बड़ा होता नहीं है। दुनिया जैसी है वैसी फिजिक्स होगी। ओके, मैथमेटिकल दुनिया के लिए फिजिक्स नहीं बनाते। मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए बनी है, फिजिक्स मैथ्स के लिए नहीं बनी। कोई तकलीफ? क्लियर है बिल्कुल? ये वॉल्यूम वाली बात समझ में आ गई? ओके, लास्टली ये जो प्लेट है ऊपर, इस प्लेट में यदि होल हो और हम टेम्परेचर बढ़ाए तो होल की रेडियस बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। आपको हो सकता है फील आए, जैसे माइकल फेरेडे को भी आती थी फील। आप भी अपने आप को उससे कम नहीं समझते कुछ लोग। राइट, लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था। फिर लोग इधर देखने लगे तो मैंने कहा यार माइकल फेरेडे बोलती कौन हंसती है जिसकी तरफ लोग देख रहे। राइट, तो मैं देखने लगा, मैं नहीं देख रहा था, सीरियसली सही बोला था मैं, है क्षितिज? तुमने इधर देखा था, फिर मैं देखने लगा ना। तो पता नहीं लोग क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर, मैंने नहीं, है ना।
तो आपको हो सकता है फील आए, फिजिक्स की फील आती बड़े लोगों को, तो आपको भी हो सकता है फील आए कि इधर वो चले जाएंगे मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल को नहीं मालूम है इधर खाली जगह है, तो मैं थोड़ा इधर चला जाता हूं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप याद करें तो अल्टीमेटली हर मॉलिक्यूल को अपने अड़ोसी पड़ोसी से दूर जाना। यदि ये अंदर चले गए तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, पास आ जाएंगे, राइट। थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक बलून में हवा भरना। बलून में यदि अपन ने हवा भर रखी है, थोड़ी और भरते हैं तो कोई भी 2 पॉइंट पास आ जाते हैं कि सब एक दूसरे से दूर होते हैं, सब एक दूसरे से दूर होते। समझ में आ रही बात? या फिर ऐसा भी बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, राइट। जैसे कि मान लीजिए नमन आपका फोटो खींचे इतना पासपोर्ट साइज, ठीक है, फिर उसको यदि अपन पोस्टर साइज करा ले तो ऐसा नहीं आंखों की साइज वही रहेगी जो उसमें थी, राइट। और आप हिंदी से चीनी हो जाएंगे कि इतनी पतली पतली सी आके चाइनीज नमन, ऐसा नहीं होगा। आपकी आंखों का भी एक्सपेंशन उतना ही हो जाएगा, राइट। सही बोल रहा हूं मैं? तो सब कुछ बराबर प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। तो जब इसको हम बड़ा करेंगे तो होल भी एक्सपेंड हो जाएगा, जस्ट लाइक बलून। बलून पे आप कोई भी डिजाइन बनाइए और उसमें फूंक मारते जाइए, हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही होगी, ठीक है। और मॉलिक्यूल के लेवल पे देखिए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आते। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ओके। तो एक तो होता है वाटर का एक्सपेंशन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। वो जो एक्सपेंशन होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसको शायद आपने पढ़ा भी हो, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। द रीजन कि ठंडे देशों में जो है, ऑलराइट, वो मछलियां पानी के नीचे जिंदा रह जाती हैं, वो एक अलग स्टोरी है, ऑलराइट। कनाडा वगैरह में लोग आइस फिशिंग के लिए जाते हैं। आइस फिशिंग मतलब जो लेक होती है वो जम जाती है, फिर उसमें होल कर देते हैं और उसमें वो कांटा डाल के बैठे रहते हैं, ऑलराइट, और फिश पकड़ के खा लेते हैं, बढ़िया, ऑलराइट, ठीक है। तो उसको आइस फिशिंग बोलते हैं, राइट। कितना फालतू सा काम होगा, बैठे हुए, ऑलराइट, ठीक है। कह रहे नहीं, समझ में आ रही मेरी बात? तो वो मछली अंदर जिंदा इसलिए थी क्योंकि पानी का डेंसिटी हाईएस्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हम वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट। हम एक वेसल ले, उसमें पानी भरे, पानी क्या जहां पर है वहां पे मार्क लगा दे और अब इसको गर्म करें, तो यू नो व्हाट विल हैपन। क्या होगा क्षितिज? नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा। बेटा आप कन्विक्शन समझा रहे है ना, हम कन्विक्शन की बात नहीं कर रहे थे। मैंने बोला यहां मार्क लगा रखा है जहां पे पानी था है, और अब ने गर्म करना शुरू किया, क्या होगा? पानी मार्क से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा, क्योंकि पहले कंटेनर गर्म होगा और कंटेनर का थर्मल एक्सपेंशन होगा, पानी का उसके बाद होगा। और यदि कंटेनर का 3 अल्फा इसके गामा से छोटा हुआ तब तो शायद बाद में ऊपर चला जाए, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं समझ में बात? कंटेनर भी तो एक्सपेंड होगा, और इनफैक्ट कंटेनर ऑब्वियसली पहले गर्म होगा, तो पहले एक्सपेंड कौन होगा? कंटेनर। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको बोलते हैं एपरेंट कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अपन यदि जब भी वॉल्यूम नापने की कोशिश करेंगे पानी की, तो अपन पानी की तो वॉल्यूम नापते नहीं, नापते किसकी है? वेसल की। और वेसल की नापेंगे तो गड़बड़ होनी है, क्योंकि कंटेनर का एरिया जितना इनिशियली था अब उतना रहा नहीं है, उससे ज्यादा हो गया, तो हो सकता है पानी का एक्सपेंशन हुआ, परंतु वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए लिक्विड्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू तो है, लेकिन हम यूज नहीं करते, बिकॉज ये फॉर्मूला हमें फंसा देगा। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट्स मैच नहीं होते, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली नहीं नापते, हम लोग वेसल की
हाइट देख के वेसल में कितनी हाइट है उसके बेसिस पे वॉल्यूम का तुक्का मारते हैं, जो कि गलत होगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी, व्हाट डू यू से, कि वेरी करेगी, ये क्या है क्वांटिटी, मास। तो वो डेंसिटी के बेसिस पे बात करते हैं कि डेंसिटी कितनी होएगी। और आप बोलेंगे डेंसिटी कैसे नापेंगे? डेंसिटी नापने के बहुत जुगाड़ है, ठीक है। इस गामा को कोई 3 अल्फा नहीं लिखते। कोई बोले कि लिक्विड का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लिक्विड की लेंथ नहीं होती है, पागलों की कमी नहीं दुनिया में। क्या शौर्य, क्या? हाँ सिर्फ, हाँ तो गामा ही होता है सीधे, है ना। ये 3 अल्फा, इसलिए हम जनरली यहां पे ना जब दोनों आ जाते हैं तो हम सॉलिड के लिए तो 3 अल्फा यूज करते हैं और इसके लिए गामा यूज करते हैं। सॉलिड के यदि वॉल्यूम की बात कर रही हूं ना तो हम सॉलिड के लिए गामा नहीं लिखते, 3 अल्फा लिख लेते, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो डेंसिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर मेजरिंग कैसे? बढ़ू मैं आगे? तो सबसे सिंपल तरीका तो है सिंकर मेथड, राइट। ये किसी शंकर या सिंकर नाम के आदमी ने नहीं बनाया था, राइट। सिंकर मतलब डुबाना, ओके, डुबोने वाला मेथड। डुबोने से भी हम लोग पता कर सकते हैं गामा की वैल्यू। कैसे पता करेंगे? एक सॉलिड को हम सबसे पहले हवा में उसका वेट नाप लिए, W0 आ गया हवा में वेट, ठीक है। फिर लिक्विड में θ0 या θ1 टेम्परेचर पे अपन ने सॉलिड को डुबोया और इसका वेट नाप लिया। नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? नाप सकते हैं। अब जब हम इसका वेट नापेंगे लिक्विड में डुबो के θ1 टेम्परेचर पे, तो इसका वेट आया लेट्स से W1। क्यों सेम क्यों नहीं आएगा? बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो ये जो आपका W1 है, W1 प्लस बॉयंट फोर्स W0 के बराबर होगा, राइट। जहां पे बॉयंट फोर्स कितना होगा? ρ1। किसका ρ1? बिल्कुल, हाँ, लिक्विड का। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। समझ में आती क्या मेरी बात? ये कोई कंफ्यूजन? अब इसको निकाल के बाहर ले गए, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और ये सॉलिड जो है लीस्ट थर्मल कोफिशिएंट वाला जो मिल जाए वो चुन लिया अपन ने और फिर डुबो दिया इसको, फिर से वेट ले लिया। अब की बार ये लेकिन क्या आएगा? ρ1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बाकी सब सामान वो का वही, सब्ट्रैक्ट अपडेट कर लिया, रिलेशनशिप निकल आएगी। किसका टेम्परेचर बढ़ा दिया? पानी का। और डेंसिटी के अफेक्ट विच इज बॉयंट फोर्स, उसको यूज कर लिया। बॉयंट फोर्स में याद है ना, वॉल्यूम किसकी लिखते हैं? सॉलिड की, और डेंसिटी लिक्विड की, बस। तो ये एक जुगाड़ है जिससे आप अब सब्ट्रैक्ट कर लो ना, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, आ गया आंसर। करके दिखाऊं मैं सब्ट्रैक्ट? नहीं आ जाएगा क्या? ठीक है। एक और मेथड होता है, यूट्यूब लगा लो आप, वो जो होती है ना, नहीं वो यूट्यूब नहीं, ओके, मतलब आदि नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है, वो केमिस्ट्री वाली यूट्यूब, केमिस्ट्री में भी होती है कैसे, राइट। इसमें क्या करिए, एक तरफ टेम्परेचर मेंटेन रखिए θ1 एक आर्म में, दूसरी आर्म में मान लीजिए आपने हीटर डाल दिया और टेम्परेचर मेंटेन कर लिया θ2। अपन ने याद कर रखा है यहां पे प्रेशर सेम होता है कि नहीं, मान रखा है, राइट। यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? यहां प्रेशर की वैल्यू आएगी H1 ρ1 G। यहां पर कितनी आएगी? H2 जो हम नाप सकते हैं, और ρ2 नहीं आएगा, ρ1 नहीं आएगा, ρ2 आएगा विच इज 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा जी। हो गया सॉल्व, राइट। लेकिन डायरेक्टली वॉल्यूम नापने जाएंगे तो पक्का मरेंगे,
बैड आइडिया। तो लिक्विड का एक्सपेंशन के लिए डेंसिटी के जुगाड़ होते। 2 महीने बता दिए, सवाल में कोई तीसरा चौथा आएगा ऑब्वियसली। कोई डाउट? किसी को समझ में आ रहा हो? हाँ, कॉइल से टेम्परेचर θ2 इसका मेंटेन करके रखा, उधर भी एक कॉइल डाल के उसका टेम्परेचर θ1 मेंटेन रख लेंगे, हो जाता है। क्यों नहीं होएगा? उसमें बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। θ1 की एक ट्यूब बना लो, मतलब ये भी एक ट्यूब होती है, और उसमें एक ऐसा लिक्विड डाल दो जो θ2 पे बॉईल होता हो, राइट, और उसको हीट सप्लाई करते रहो। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, पर बन जाता है, फर्स्ट क्लास मेंटेन रहता है। बॉइलिंग टेम्परेचर तो फिक्स रहता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर कर रखा है तो डायरेक्टली हीटर नहीं लगाते। हीटर लगाएंगे तो वो तो टेम्परेचर वेरी कराएगा। या फिर इसके बाहर वेसल रख दो और उसको गर्म करो, और उसमें θ2 पे बॉइलिंग करने वाला लिक्विड रख लो और उसको गर्म करो। बहुत सारे तरीके। So I think that's it. Thermal expansion is over, finished. Nothing more to be taught.